नमस्कार। आज हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानेंगे। ट्यूबरकुलोसिस को सामान्य बोलचाल की भाषा में टीबी, क्षयरोग, तपेदिक या यक्ष्मा भी कहते हैं। यह रोग मुख्य रूप से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। यानी टीबी की बीमारी शरीर के विभिन्न अंगों में हो सकती है। टीबी की बीमारी सबसे प्रमुख फेफड़े की होती है। पल्मोनरी टीबी या फेफड़े की टीबी हम कहते हैं। यह हमारे शरीर में सबसे अधिक टीबी उत्पन्न करते हैं। फेफड़े की टीबी सबसे अधिक होते हैं। 100 पेशेंट में लगभग 80 मरीज, 100 में लगभग 80 मरीज फेफड़े वाले होते हैं, फेफड़े की टीबी वाले होते हैं। और ये ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो है सबसे अधिक उन लोगों में होने का अधिक खतरा रहता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या जो एचआईवी या डायबिटीज से ग्रसित होते हैं। एचआईवी मरीज को टीबी होने का खतरा अधिक होता है। डायबिटीज पेशेंट को टीबी होने का अधिक खतरा रहता है। और इसके साथ साथ ऐसे जो भी लोग हैं जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो है ना, बीमारी से लड़ने की शक्ति जिनके शरीर में नहीं है या कम है, ऐसे लोगों में, ऐसे व्यक्तियों में टीबी होने का खतरा अधिक होता है। ट्यूबरकुलोसिस के सामान्य लक्षण होते हैं 2 सप्ताह से अधिक खांसी होना। यदि किन्हीं को 2 सप्ताह से अधिक खांसी होता है तो वो टीबी के पेशेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो टीबी मरीज होंगे, हो सकते हैं। टीबी के जो लक्षण हैं 2 सप्ताह से अधिक खांसी होना, रात में शरीर से पसीना निकलना, पसीना चलना, बलगम, खांसी के साथ बलगम जो आता है उसके साथ खून का आना। जब खांसी लोग करते हैं, अगर किन्हीं को लंबे समय से खांसी आ रही है और वो खांसते हैं तो खांसी के साथ यदि खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है, तो वो टीबी का लक्षण हो सकता है। वजन का कम होना, यदि वजन लगातार घट रहा है तो टीबी का लक्षण हो सकता है। बुखार आना, भूख कम लगना, यदि ये सारी समस्याएं हैं तो उन्हें तुरंत टीबी की जांच करवानी चाहिए। टीबी 2 तरह के होते हैं, एक लेटेंट टीबी और दूसरा होता है एक्टिव टीबी यानी सक्रिय टीबी। लेटेंट टीबी हम उसे कहते हैं उस स्थिति में, यानी कि जब हमारे शरीर में टीबी की बैक्टीरिया रहते हैं लेकिन वह हमारे इम्यूनिटी के कारण वो दबे रहते हैं। यानी हमारे शरीर में टीबी की बैक्टीरिया है लेकिन हमारे शरीर में टीबी का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है। यानी बैक्टीरिया तो है लेकिन हम टीबी पेशेंट नहीं हैं, हमारे में टीबी का लक्षण नहीं दिख रहा है। तो ऐसे इस स्थिति को हम लेटेंट टीबी कहते हैं। लेटेंट टीबी में टीबी की दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन यदि भविष्य में हमारा इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ये कमज़ोर पड़ जाता है तो उस समय हम टीबी रोगी बन सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे शरीर में वो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, लेकिन हमारे इम्यूनिटी के कारण वो छुपे हुए हैं। यानी उस बैक्टीरिया से हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति को ही कहते हैं लेटेंट टीबी। यदि हम इस कंडीशन में अपना बलगम जांच करवाएंगे, खेखार जांच करवाएंगे, तो रिपोर्ट में निगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इस स्थिति में हम टीबी की दवा नहीं खाएंगे। लेकिन भविष्य में यदि हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाएगा, हमारा
प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ये कमज़ोर पड़ जा रहा है, तब हम उस समय टीबी मरीज बन जाएंगे। तो लेटेंट टीबी मीन्स हमारे शरीर में बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी की बैक्टीरिया है वो है, लेकिन वो निष्क्रिय अवस्था में है, तो हम इसे लेटेंट टीबी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा ट्यूबरकुलोसिस होता है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम सक्रिय टीबी भी कहते हैं। अब ये सक्रिय टीबी जो होता है, इसमें हमारे शरीर में जो रोग लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं, यानी हमारे इम्यूनिटी को, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो टीबी की बैक्टीरिया है ये कमज़ोर करता है और हमारे शरीर पर ये लक्षण है ना प्रदर्शित करवाता है। जैसे 2 सप्ताह से अधिक खांसी होना, रात में शरीर से पसीना आना, बुखार आना, वजन घटना, भूख कम लगना, बलगम के साथ खून आना, है ना, ये सब लक्षण यदि हमें दिख रहा है तो हम उसे कहते हैं सक्रिय टीबी यानी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस को अन्य 2 भागों में भी बांटा गया है। ठीक है। अब 2 भाग हैं, एक पल्मोनरी टीबी और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है। पल्मोनरी टीबी जो होते हैं, पल्मोनरी मीन्स फेफड़ा, फेफड़े की जो टीबी है उसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं, यानी फेफड़े में होने वाले टीबी को हम पल्मोनरी टीबी कहेंगे। और फेफड़े के अलावा शरीर के किसी अंग में यदि टीबी होता है तो हम उसे कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी, फेफड़े के अतिरिक्त शरीर के किसी अन्य में टीबी यदि होता है तो हम उसे कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी केसेस जो है ये बच्चों में और बूढ़ों में अत्यधिक देखने को मिलता है, लेकिन ये पल्मोनरी टीबी किसी में भी ये बीमारी हो सकती है। किस में हो सकती है? तो जो भी जिनके इम्यूनिटी कमज़ोर हो रहे हैं या जो भी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के बलगम, खिखार, छींक के संपर्क में आएंगे तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति टीबी से संक्रमित हो सकते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस होने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि यदि कोई टीबी पेशेंट खांसते हैं, छींकते हैं या थूकते हैं तो उनके द्वारा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो छोड़ा गया है वातावरण में, उस बैक्टीरिया के संपर्क में जो भी स्वस्थ व्यक्ति आएंगे उन स्वस्थ व्यक्ति के श्वास मार्ग द्वारा ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया फेफड़ा में पहुंचेगा और फेफड़ा में पहुंचकर संक्रमण करेगा, जिससे फेफड़े की टीबी होगी। यानी एक संक्रमित व्यक्ति से, एक टीबी मरीज से दूसरा अन्य स्वस्थ व्यक्ति टीबी मरीज बनते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण तो अब सबको मालूम हो गया है। 2 सप्ताह से अधिक खांसी होना, रात में शरीर से पसीना आना, बुखार आना, भूख कम लगना, वजन कम होना, थकान होना, है ना, ये सामान्य ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण है। यदि ऐसा हो तो तुरंत जो है सरकारी अस्पताल पर जाकर टीबी संबंधित जांच करवानी चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ समय पहले ट्यूबरकुलोसिस के प्रकार में, एक पल्मोनरी टीबी और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अगर फेफड़े में बीमारी टीबी की होती है तो हम उसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं, और फेफड़े के अलावा कहीं भी शरीर में यदि टीबी होती है तो हम उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ठीक है। तो ये पल्मोनरी टीबी में तो मुंह से खिखार जो आता है उसके साथ ब्लड आता है, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होते हैं वो नाखून और बाल को छोड़कर, नाखून, बाल और दांत को छोड़कर शरीर के किसी भी अंग में ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो सकते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में ही लकवा लगना, पेट में दर्द होना, ग्रंथियां में सूजन होना, डायरिया, पीठ में अकड़न होना, है ना, हड्डी वगैरह की कार्यशीलता में कमी आना, सिर में लगातार लंबे समय तक दर्द होना, दौरा पड़ना, कोमा की स्थिति होना, गर्भ धारण करने में परेशानी होना, ये सारा
एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का लक्षण है ना। कई बार फैलोपियन ट्यूब में ट्यूबरक्लोसिस बीमारी हो जाने के कारण गर्भ ठहरता ही नहीं है। अब हम लोग जानेंगे टीबी बीमारी की जांच हम लोग कैसे करते हैं, यानी ट्यूबरक्लोसिस का निदान क्या है। ठीक है, तो ये लेटेंट टीबी जो होता है, लेटेंट टीबी मीन्स बताए थे ना कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया तो होता है लेकिन वह बीमारी अभी नहीं पैदा कर रहा है, वो छुपा हुआ बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में होते हैं तो उस स्थिति को हम लेटेंट टीबी कहते हैं। तो लेटेंट टीबी पता करने के लिए एक टीबी ब्लड टेस्ट के माध्यम से, टीबी गोल्ड होता है जिसको इगरा टेस्ट भी कहते हैं, है ना, मॉन्टू टेस्ट होता है। लेकिन जो ये सक्रिय टीबी है, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, इसके लिए बलगम का जांच होता है जिसको हम स्पुटम 4 एफवी होता है, खेखार से होता है। इसके अलावा मशीन के द्वारा सीवी0 होता है, ट्रू0 होता है ना। ये सब एक्सरे होता है, एक्सरे के माध्यम से टीबी की बीमारी का पता लगाया जाता है, छाती का एक्सरे किया जाता है ना। तो इससे फेफड़े की टीबी के बारे में पता चलता है। लेकिन फेफड़े के अतिरिक्त जो हम लोग बात किए थे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होते हैं उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का इलाज क्या है, उपचार क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस का इलाज सरकारी अस्पताल में निःशुल्क होता है। ठीक है, अब ट्यूबरक्लोसिस जो होते हैं, टीबी दो तरह के होते हैं, एक साधारण टीबी जिसको हम लोग फर्स्ट लाइन का टीबी कहते हैं, और एक होता है कंपाउंड टीबी जिसे सेकंड लाइन की टीबी बीमारी कहा जाता है। अब ये फर्स्ट लाइन की जो टीबी है इसके लिए 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने तक मरीज को टीबी की दवा लगातार खानी पड़ती है, एक दिन भी नागा नहीं करना होता है, जिससे मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। अब 6 महीने की जो दवा है ये सभी सरकारी अस्पताल, यानी दोनों तरफ फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, ये दोनों सरकारी अस्पताल पर मुफ्त में जो है सो मरीज को दवा मिलती है। और साथ ही साथ मरीज को पोषण हेतु प्रत्येक महीने 500 रुपये भी सरकार देती है। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में अधिकतर ये मामला देखा गया है कि जो कुपोषित होते हैं, जिनमें न्यूट्रिएंट्स यानी इम्यूनिटी की कमी होती है, उनमें टीबी बीमारी होने का अधिक खतरा रहता है। इसलिए सरकार जो है प्रत्येक ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को दवा के साथ साथ जो है सो हर महीने 500 रुपये न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए जो है सो सहायता भी करती है। अब तो सरकार एक ही बार में 1500 रुपये, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1500 रुपये और फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में 1500 रुपये सरकार दे रही है, ताकि मरीज का जो है पोषण भी सही से हो। दवा के साथ साथ वो भोजन करेंगे अच्छा पौष्टिक, तभी तो दवा काम में आएंगे। अब ट्यूबरकुलोसिस की जो दवा है वो दो टाइप के दवा होते हैं फर्स्ट लाइन में एक होता है 4 FDC और दूसरा होता है 3 FDC। 4 FDC 2 महीने यानी 56 दिन खाना होता है, और 3 FDC 112 दिन खाते हैं, 4 महीने, 28 दिन का 1 महीने होता है ट्यूबरकुलोसिस में। अब इस तरह से 6 महीने जो है ये एंटीबायोटिक्स दवा होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की एंटीबायोटिक्स दवा। 4 FDC में 4 दवा का मिश्रण होता है जिसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड और इथाम्बुटल, ये 4 दवा का मिश्रण होता है। और 3 FDC में रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड और इथाम्बुटल होता है, इसमें पैराजिनामाइड नहीं होता है। ये दोनों दवा फर्स्ट 4 FDC 2 महीने तक खाना होता है, और 3 FDC जो है ये 4 महीने तक खाना होता है। हम कुल 6 महीने का ये कोर्स करने के बाद मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। और फिर अंतिम में एक जांच करवाना होता है स्पुटम 4 AFV, जो जांच ये प्रदर्शित करता है कि यह मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो गया, यानी क्योर्ड हो गया।
टीबी की दवा जब तक मरीज खा रहे होते हैं तब तक उन्हें पौष्टिक आहार पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की दवा जो होती है ये कुछ कड़ा दवा होती है और इसके साथ साथ पौष्टिक आहार लेने से मरीज जल्दी रिकवर होते हैं, यानी मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन उन्हें 6 महीने का पूरा कोर्स करना होता है, बीच में एक भी दिन दवा छोड़ना नहीं होता है और साथ ही साथ उन्हें 6 महीने तक दवा खानी होती है। ट्यूबरकुलोसिस से हम लोग बचेंगे कैसे? ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो हम लोग सबसे पहले तो बचपन में ही बच्चे का जब जन्म होता है तो ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए हम उसे बीसीजी वैक्सीन लगवा देते हैं। बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। और फिर बड़े होने के बाद जब हम लोग, है ना, अब हम लोग ट्यूबरकुलोसिस से कैसे बचेंगे? तो सबसे पहले हम लोग अपने इम्यूनिटी को मेंटेन करेंगे। हमारे शरीर में जो बीमारी से लड़ने की जो प्राकृतिक शक्ति होती है, हम उसको मजबूत रखेंगे। यानी हम संतुलित आहार लेंगे, समय पर भोजन करेंगे, व्यायाम करेंगे। और इसके अलावा यदि कोई ट्यूबरकुलोसिस मरीज हैं, तो उनके बलगम, थूक, खेखार, छींक के संपर्क में आने से बचेंगे। हम उसके संपर्क में नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ जो ट्यूबरकुलोसिस मरीज होंगे, टीबी मरीज होंगे, उन्हें हम लोग प्रेरित करेंगे कि आप मास्क लगा कर रहें और हम लोग उनके बलगम, खिखार, थूक, छींक से दूर रहेंगे। इसके अलावा यदि यदि कोई लक्षण यदि कोई लक्षण हमारे शरीर में दिखे टीबी का, तो हम तुरंत निकट के सरकारी अस्पताल पर जाकर जांच करवा लेंगे।